हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a और b का समांतर माध्य a की घातांक n प्लस एक प्लस बी की घातांक n प्लस एक बटा a की घात n प्लस b की घात n है, तब n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम ए और बी के मध्य समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो वही बात लिख देता हूं मैं, ए तथा बी के मध्य समांतर माध्य इसका सूत्र होता है ए प्लस बी और बटा दो। तो इस सूत्र की मदद से हम यहाँ पर प्रश्न को हल कर देंगे। अब हमें क्या दिया गया है, देखिए, इसी बात को हम आधार बनाते हैं। हमें कहा गया है ए और बी का समांतर माध्य ये है, तो इसको लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर बात कही गई है कि ए तथा बी के मध्य समांतर माध्य देखिए कितना है। यहाँ पर है ए की घात n प्लस एक प्लस बी की घात n प्लस एक और बटे में कितना है a की घात n और प्लस b की घात n। अब हमें पता है कि a तथा b के मध्य समांतर माध्य जो है उसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस बी बटा होता है दो। तो यहाँ पर लिख देंगे हम a की घात n प्लस एक प्लस बी की घात n प्लस एक बटे में है a की घात n प्लस बी की घात n। अब हम इसका वज्र गुणन कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले a का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा a की घात n प्लस एक और प्लस फिर हो जाएगा a b की घात n। अब b से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस b गुणा a की घात n और प्लस हो जाएगा b की घात n प्लस एक बराबर दो से गुणा कर देंगे तो ये होगा दो की घात सॉरी बच्चों, दो गुणा a की घात n प्लस एक और प्लस फिर हो जाएगा दो गुणा b की घात n प्लस एक। यहाँ तक कर लिया हमने। अब हम a की घात n प्लस एक और b की घात n प्लस एक को बराबर के उधर ले जाके इसमें से घटा देंगे। तो क्या बचेगा, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बचेगा a b की घात n प्लस यहाँ बचेगा a की घात n b और दो a की घात n प्लस एक में से एक a की घात n प्लस एक घटाएंगे तो बचेगा a की घात n प्लस एक प्लस यहाँ भी देखिए दो b की घात n प्लस एक है और ये b की घात n प्लस एक को इधर ले जाके घटाएंगे तो यहाँ भी बचेगा b की घात n प्लस एक। अब यहाँ से हम इनका पक्षांतरण कर देते हैं। तो a की घात सॉरी बच्चों, या इसी को लिख लेता हूँ a की घात n b, इसके पास में मैं इसको ले आऊँगा इधर तो ये हो जाएगा a की घात n प्लस एक, ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके। इधर देखिए b की घात n प्लस एक है और आप इसे उठा के इधर ले आओगे b की घात n वाले पद को, तो ये हो जाएगा माइनस a b की घात n। अब यहाँ से हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं, कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से a की घात n कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा b माइनस a। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b की घात n कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर भी क्या बचेगा b माइनस a बच जाएगा। अब b माइनस ए से b माइनस ए को काटा जा सकता है या फिर आप इसको बटे में ले आइए। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखिए कि b जो है वो कभी भी a के बराबर नहीं होगा। यदि b और a बराबर हुआ बच्चों तो फिर समांतर माध्य का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए b और a बराबर नहीं है, इसलिए मैं b माइनस ए से b माइनस ए को काट सकता हूँ क्योंकि ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो अब हमें क्या मिला, a की घात n बराबर b की घात n, यहाँ से लिख देता हूँ मैं। हमें मिला है a की घात n बराबर b की घात n। अब मैं इसको बटे में ला सकता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं a की घात n बटा b की घात n बराबर एक। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है a बटा b और पूरे की घात n। अब यहाँ पर हम एक बात जो लिखने वाले हैं वो याद रखें आप कि x की घातांक जीरो का मान सदैव एक के बराबर होता है। बस ध्यान रहे कि इसमें x का मान कभी भी जीरो ना हो। यदि x का मान जीरो नहीं है तो x की घातांक जीरो का मान किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। तो इस आधार पर ये जो एक है
क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं a बटा b और पूरे की घातांक क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 को हटा के 0। इसको एक बार देख लेते हैं बच्चों, कहीं गलती तो नहीं हुई हमसे। यहाँ पर था हमारे पास तो कोई गलती नहीं है। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों के आधार बराबर हैं। आधार क्या है, समान है। इनके आधार क्या है, समान है। यदि आधार समान है तो घातांक भी समान होगी, अर्थात n का मान कितना होगा, 0। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।